हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, हमारे पास है आज पाठ 10, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। तो बच्चों, व्हेन पीपल रिबेल। तो आइए परिचय पढ़ते हैं और पाठ शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हम जानेंगे कि सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बना, विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ आदि, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले। विद्रोह क्या है, सैनिक विद्रोह, जो जन विद्रोह कैसे बन गया, ये सब हम अब स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला विद्रोह है उसके बारे में हम शुरू करेंगे और सब चीजों के बारे में आसानी से इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। अंग्रेज शासकों को भारतीय क्षेत्रों पर विजय विजय तथा अधिकार करने के समय कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें 1857 ईस्वी का विद्रोह बहुत प्रबल था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, पहली बार इतने अधिक शासकों ने मिलकर बाहरी शक्तियों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया। देश का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह अथवा नागरिक उपद्रव के रूप में सम्मिलित हो गया। क्या था बच्चों, जब ये विद्रोह माना जाता है, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। ठीक है, अंग्रेज शासकों को भारतीय क्षेत्र पर विजय तथा अधिकार के समय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ बच्चों, तब क्या था, ये एक सैनिक विद्रोह पूरा जन विद्रोह में बदल गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था बच्चों, तो सभी आंतरिक शासकों ने एक साथ मिलकर के बाहरी शक्ति को खदेड़ देने का प्रयास किया, उनके खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, अब क्या था इसमें, जो नागरिक थे उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से भाग अवश्य लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं मुगल शासकों और नवाबों की सत्ता का अंत कैसे हुआ। तो बच्चों, एंड ऑफ द रूल ऑफ मुगल्स रूलर एंड नवाब्स। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजा और नवाब अपनी शक्तियां खोने लगे थे। जब 18वीं शताब्दी का मध्य पहुंचा, यानी कि मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, तभी क्या वो नवाब हो गए और राजा हो गए, उनकी शक्तियां शिथिल होने लगी, उनकी शक्तियों में कमजोरी आने लगी, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ठीक है, उनकी सत्ता और सम्मान छिनते जा रहे थे। बहुत से दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की आजादी कम होती जा रही थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं क्षेत्र धीरे धीरे छिनते जा रहे थे। ठीक है बच्चों, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से ही जो राजा है और नवाब क्या है, अपनी शक्तियां खोते जा रहे थे। अब उनकी जो पकड़ थी अपने क्षेत्र पर, वह कमजोर होती जा रही थी। उनके क्षेत्रों पर क्या हो बच्चों, जो रेजिडेंट थे वह तैनात कर दिए जा रहे थे, और स्थानीय शासकों की जो आजादी है, अपने अधिकार थे, निर्णय लेने के, शासन करने के अधिकार थे, ठीक है, वह सब क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। ठीक है, अब उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं क्षेत्र भी, जो उनके दायरे में राजस्व वसूल करने के क्षेत्र आते थे और राजस्व था, वो भी उनके अधिकार से छिनता जा रहा था। ठीक है, ऐसे बहुत से स्थानीय शासक भी थे, यानी कि जो लोकल स्थानीय शासक भी थे, जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से वार्तालाप, यानी कि उनसे बातचीत किया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति के मृत्यु के बाद चाहा कि कंपनी उनकी गोद लिए हुए पुत्र, दत्तक पुत्र जो कि को झांसी का शासक मान ले। अब उन्होंने क्या किया, देखो बच्चों, कुछ ऐसे स्थानीय शासक थे जिन्होंने अपने हितों को बचाने के लिए, अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी कंपनी से क्या किया, वार्तालाप, यानी कि बातचीत किया। उदाहरण के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने जो पति थे, पति की मृत्यु के बाद अपने जो दत्तक पुत्र, यानी कि जो उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया था बच्चों, उनको अपना राजा, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, किंतु अंग्रेजों ने इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। ठीक है, नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जो नाना क्या थे बच्चों, जो पेशवा बाजीराव के दूसरे दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे, ने भी कंपनी से निवेदन किया कि उनके पिता की जो पेंशन दी जाती थी
वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन नाना साहेब ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी क्या थे बच्चों, वह दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक शक्ति के नशे में चूर कंपनी ने ये सभी आग्रह स्वीकार नहीं किए। उन्होंने इन सब को ठुकरा दिया और सभी राज्यों को अपने सरकार, अपनी राज्य में मिलाना, अपने शासन में मिलाना जारी रखा। अवध की रियासत अंग्रेज के नियंत्रण में जाने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी। जो अवध की रियासत क्या थी, अंग्रेजों के अंदर, अंग्रेजों के कंट्रोल में जाने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी। सन 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, ठीक है, तथा 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। उन पर एक संधि थोपी गई सबसे पहले अवध पर, और उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में क्या किया गया, उन पर पूरा कब्जा ही कर लिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि रियासत का शासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके उनको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब ये सब किसने कहा बच्चों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तैनात किया गया था, गवर्नर जनरल डलहौजी। जिस कारण शासन को दुरुस्त करने हेतु ब्रिटिश वर्चस्व आवश्यक है। अब क्या है, उस कारण के लिए, उस चीज के लिए, तो बच्चों क्या था कि जब वो उनको बेरहमी से अपने राज्यों में मिलाते जा रहे थे, और इस कार्य के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका वर्चस्व बहुत मजबूत होना जरूरी था, बहुत ज्यादा वर्चस्व उनका फैलना जरूरी था। मुगल शासन को समाप्त करने के लिए कंपनी द्वारा पूरी योजना बना ली गई, पूरी योजना बना ली कि मुगल साम्राज्य को एकदम फिनिश कर दिया जाए जड़ से ही। कंपनी ने जो सिक्के जारी किए उनसे मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। जो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो विनिमय के लिए जो सिक्के बनाए थे, उन सिक्कों में से मुगल बादशाह का नाम और निशान हटा दिया गया, उनका कोई निशान नहीं था। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह के पूरे परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर बसाया जाएगा। क्या घोषणा की गई बच्चों, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी था, उन्होंने कहा किया कि जो मुगल साम्राज्य, आखिरी मुगल साम्राज्य बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, दिल्ली के जो लाल किले हैं वहां से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में किसी अन्य जगह उनको फिर से बसाया जाएगा, मतलब उनकी राजशाही को समाप्त कर दिया जाएगा। सन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद कोई अन्य मुगल बादशाह यहाँ नहीं बनेंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, उन्हें राजा नहीं माना जाएगा। ऐसा कहा किसने बच्चों, जो गवर्नर कैनिंग थे, उन्होंने यह घोषणा की। अब आगे देखते हैं बच्चों, किसान और सिपाही, द फार्मर एंड सोल्जर, किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो गांवों में किसानों और जमींदारों से भारी लगान और राजस्व की कीमत सख्ती से वसूल की जाती थी। बहुत ब्रूटली बच्चों, मार के, पीट के, कोड़े पड़वा करके, उनके पास खाने के लिए अनाज है नहीं है, लेकिन कर देना बहुत आवश्यक है। बहुत बेरहमी से इस तरीके से गांवों में किसानों और जमींदारों से कर्ज वसूल किया जाता था, ठीक है, जिससे ये लोग तंग आ चुके थे। बहुत से लोगों ने महाजनों से कर्ज लिया हुआ था जिसे वे चुका नहीं पा रहे थे। इसी कारण उन्हें अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीनें भी गंवानी पड़ रही थी। जो अपनी पीढ़ियों की जो पुरानी जमीनें हैं, कर्ज चुकाने के चक्कर में उन्हें वह भी गंवानी पड़ जा रही थी, ठीक है, लेकिन वह कर्ज है कि खत्म ही नहीं होता था। कुछ निजी कारणों की वजह से कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष व्याप्त था। उनके इस असंतोष का कारण उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें थी। तो क्या था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनसे वहां पर कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनके अंदर भी क्या था, असंतोष था, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं थी। अब कुछ कारण था कि उनको वेतन भत्ता पर्याप्त नहीं मिलता था, समय पर नहीं मिलता था। अब कुछ सेवा शर्तें थी जिससे उनको परेशानियां होती थी। कुछ ऐसे नियम थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं एवं आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे।
क्या आप जानते हैं कि उस दौर में ऐसे बहुत से लोग थे जो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की तरफ से युद्ध के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। उन्हें स्थल मार्ग से जाने में ऐतराज नहीं था, किंतु जल मार्ग से जाने में ऐतराज था। सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के कारण उन्हें दंड दिया गया। सन 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी चल रहा था। इस कानून में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो आवश्यकता पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऐसी घोषणा कर दी गई थी। और बच्चों, उनका जो खिलाफ जा रहे थे, जो भारतीय लोग थे, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जा रहे थे, वो इसलिए जा रहे थे बच्चों, क्योंकि ऐसे बहुत से उन्होंने नियम कानून और ऐसी बहुत सी चीजें लागू की गई थी जिनसे उनके धार्मिक और सामाजिक जो नियम है वह टूटते थे। जैसे कि समुद्र पार जाना, लोग कहते थे कि अगर हम भारतीय लोगों का कुछ मानना था कि अगर समुद्र पार जाएंगे तो क्या होगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें थी बच्चों, जो कुछ ऐसे कार्य होते थे जो धार्मिक रूप से गलत भी थे। जैसे कि जो राइफल्स होती थी उस समय, उसमें जो कारतूस यूज किया जाता था, सुअर की चर्बी लगी हुई होती, तो उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, जिसको छूने के लिए उस चर्बी को मुंह से टच होती थी वो, जिससे क्या होता था, उनका धार्मिक धर्म जो है वह भ्रष्ट होता था। और यही उनके अंदर रोष भी पनपाती थी। ठीक है, इस कारण से उनके अंदर गुस्सा भरता गया भारतीयों के अंदर। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सन 1856 में एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि जो भी अगर ब्रिटिश सेना के अंदर काम करेगा तो उसको जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भेजा जाएगा। और जब बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो बर्मा बहुत सारे सैनिकों को भेजा गया, जिसमें से बहुत सारे सैनिक तो वापस कभी अपने देश आए भी नहीं। आगे देखिए, अपने गांवों की दशा देखकर सिपाही भी दुखी थे। बहुत से सिपाही स्वयं किसान थे, उनके परिवार गांव में ही रह रहे थे, इसीलिए किसानों का रोष शीघ्र ही सिपाहियों में भी व्याप्त हो गया। अब क्या था, जो किसानों का रोष सिपाहियों का रोष एक कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों कुछ सिपाही थे वो अपने गांव की दशा देख, क्योंकि आते तो गांव से ही थे ना, तो अपने गांव की दशा देख करके उन्हें बहुत दुख पहुंचता था। और कुछ सिपाही तो खुद भी स्वयं भी किसान थे और वह सेना में ड्यूटी करते थे, उनका परिवार जो है गांव में रहता था। अब सैनिक विद्रोह का जन विद्रोह बन जाना, और किस प्रकार जो है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया बच्चों, द मिलिट्री रिवोल्ट टर्निंग इनटू अ मास रिवोल्ट। कैसे बच्चों, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था ना बच्चों, ब्रिटिश सरकार के लिए क्या थी बच्चों, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती थी। इस विद्रोह की विस्तृत जानकारी उस काल के इतिहासकार द्वारा लिखे गए लेखों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी जैसे कि रिचर्ड हेनरी क्लिफोर्ड, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी गई किताबों व उस काल के दौरान प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में मिलती है कि उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, अब जो विद्रोह था 1857 का, उसके बारे में जो उल्लेख है, अच्छे से उल्लेख वो कहाँ मिलता है, उस समय की जो पत्रिकाएं थी, जो न्यूज़पेपर थे, जो उस इतिहासकारों के जो लेख थे, कहानियां थी, जो चर्चाएं थी, ठीक है, और संवाद था, उन सभी में इस घटना का अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। अब आगे देखिए कि विद्रोह के कारण, क्या कारण थे बच्चों, ये क्या विद्रोह था ये तो समझ में आया, अब कारण क्या थे इसके, तो अंग्रेजों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इसके अतिरिक्त प्रशासन व्यवस्था में वृद्धि, अतीत का विकास, टेलीग्राफ, रेल मार्ग, प्रिंटिंग प्रेस और शैक्षिक संस्थानों को भी अंग्रेजों ने खुलवाया। उपयुक्त अवस्थाओं की वृद्धि के लिए अंग्रेजों ने उपयुक्त उपकरण भी करवाए। अब विद्रोह के कारण में आप क्या जानेंगे बच्चों, आप समझिए कि जो यहाँ पर अंग्रेजों के जो आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्रों में जो उन्होंने परिवर्तन लाए, जो कि कई कई उनकी जो भारतीय लोग थे उनकी संस्कृति के भी कुछ कुछ चीजें बहुत विरोध थी। अब परिणाम स्वरूप कैसे लोगों का जो अस्तित्व था वह खतरे में पड़ गया। यानी कि बच्चों, जो उनकी परंपरा थी, हिंदू रीति रिवाज हो गए, जो भारतीयों की संस्कृति थी, वह क्या हो गई, बैलेंस खोने लगी। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो प्रशासन में क्या थी,
प्रशासन व्यवस्था में वृद्धि होने लगी, अतीत का विकास होने लगा, टेलीग्राफ, रेलमार्ग, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस हो गए, शैक्षणिक संस्थान है, ये सभी क्या होने लगे बच्चों, सब अंग्रेजों ने खुलवाया। अब ये जो उपयुक्त अवस्थाओं की वृद्धि के लिए अंग्रेजों ने उपयुक्त उपकरण भी उपलब्ध करवाए, और ये कुछ इस तरीके से उपलब्ध करवाए जिससे कि भारतीय ये सब उन्होंने उपलब्ध तो करवाए, लेकिन और केवल अपने फायदे के लिए ही उन्होंने ये सब उपकरण जो है भारतीयों को दिए, जिसकी समझ जो है भारतीयों को आने लगी थी कि ये हमें ये चीज सिखा करके, हमें ये सुविधा दे करके अब हमारा ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं भारतीय समझने लगे थे, इसलिए विद्रोह में उनका जो योगदान है वो बढ़ने लगा। आर्थिक कारण क्या है बच्चों, इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा, हर एक वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा। जैसे कि विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों का भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था को भंग करना था। जो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था बच्चों, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो जाति सिस्टम है या जो उनकी संस्कृति है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इससे क्या हो गया था बच्चों, भारतीय बहुत भड़क गए थे। अब किसान अंग्रेजों की सख्त नीतियों, उच्च लगान और इसे एकत्र करने हेतु बनाई गई सख्त नीतियों से बहुत परेशान थे। जब कभी फसल खराब हो जाती थी तब भी उन्हें लगान देने के लिए विवश किया जाता था। जो किसान लोग, किसान समुदाय थे बच्चों, भारत का उत्पादक समुदाय, वह अंग्रेजी नीतियों से बहुत ज्यादा क्या था, बहुत परेशान था। क्यों परेशान था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लगान लगा दी थी फसल पर, और कर वसूल करते थे जमीन पर, और नगदी खेती करवाते थे। कभी कभी फसल खराब हो गई है, उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जबरन बहुत क्रूरता से क्या करते थे, कर की वसूली करते थे। इसीलिए बच्चों उनके अंदर रोष भरता चला गया, ठीक है। शिल्पकार और काश्तकार अनुचित प्रतिस्पर्धाओं से परेशान थे। जो शिल्पकार थे और जो काश्तकार थे, बिना बात के जो कंपटीशन बढ़ते चला रहा था, उससे बहुत ज्यादा वो दुखी थे। मशीन द्वारा बनाया गया कपड़ा ब्रिटेन से भारत बिना किसी कर द्वारा आयात किया जाता था, ठीक है, बिना किसी कर से ही, कर के द्वारा उनको भारत में लाया जाता था, जो काफी सस्ता होता था। लोग मशीन से बने इस कपड़े को खरीदते थे। मनुष्य द्वारा बनाए गए कपड़ों से काफी सस्ता होता है, क्योंकि वो मशीन से बन करके आता होता है, ठीक है। इसीलिए पारंपरिक काश्तकारी उद्योग भारत में समाप्त होने लगे, क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो गई, तो पूर्ति तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। आगे अंग्रेजी शासन में वे लोग जो धार्मिक व सांस्कृतिक कर्म कार्यों द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, उन्होंने अपनी जीविका खो दी। अब ऐसे लोग बच्चों जो अंग्रेजी शासन में जो धार्मिक और सांस्कृतिक कर्म कार्य, पूजा पाठ करवा करके, संस्कारों को करवा करके क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, उन्होंने उनकी जीविका खत्म हो गई, उनके जीवन के संसाधन, कमाने के संसाधन समाप्त हो गए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण क्या रहे बच्चों, विद्रोह के 1857 के आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की नीतियों जैसे सहायक संधि, राज्य हड़पने की नीति इत्यादि से समाज का प्रत्येक वर्ग आक्रोशित था। जो सहायक संधि थी, राज्य हड़पने की जो उनकी नीति थी, और ये जो संधि इस प्रकार से काम करती जिससे कि जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन है वह तो और ताकतवर होते जा रहा था, लेकिन जो भारतीय समाज है, भारतीय लोग है, वो कमजोर होते जा रहे थे। जैसे कि सहायक संधि बोल दिए, दत्तक पुत्र है आपके पास, यानी गोद लिया हुआ पुत्र, तो आपका राज्य खत्म हो जाएगा, वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ आपका बायोलॉजिकली उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई व नाना फडणवीस जैसे नेता अंग्रेजों के शत्रु बन गए थे, अब क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, नाना फडणवीस जैसे कुछ ऐसे हमारे महारथी रहे जिन्होंने क्या किया बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उनके शत्रु बन गए थे, और उन्होंने अपने राज्यों में विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था बच्चों, लड़ाई ही छेड़ दी थी। अवध को हड़पना और उनके शासक वाजिद अली खान को हटाने से ही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बन गया, ठीक है। अब क्या ये विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या बना, जो अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया, अपने राज्य में मिला लिया, और उसके शासक थे वाजिद अली शाह को हटा दिया, और इसको उनको हटाने के बाद से विद्रोह ने क्या किया बच्चों, गति पकड़ ली, और यह विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बन गया। बहादुर शाह और उनके वारिसों का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया,
ठीक है, उनकी बेइज्जती की गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों को लाल किला छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया और यह घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी कि जो बहादुर शाह जफर है वह क्या होंगे, भारत के अंतिम मुगल शासक होंगे। अब इससे मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंची क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मुगल बादशाह के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उनके बच्चों को भी लाल किले से बाहर हटा दिया। कलकत्ता में शाही महिलाओं के गहनों की सरेआम नीलामी की गई। इससे लोग व सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब क्या, कलकत्ता में जो शाही घराने की औरतें थी, उनके जो गहने थे, आभूषण थे, उनको नीलाम कर दिया गया। जिससे क्या हुआ बच्चों, इससे लोग व सिपाही दोनों के अंदर क्या आक्रोश भरता गया अंग्रेजों के विरुद्ध। आगे देखिए सामाजिक कारण। तो बच्चों, भारतीय रूढ़िवादी समाज अंग्रेजों द्वारा परिचित कराए गए विभिन्न समाज सुधारकों को पसंद नहीं करता था। जो भारतीय रूढ़िवाद समाज था, अंग्रेजों द्वारा परिचित कराए गए अलग अलग तरीके के जो सुधार थे, अलग अलग तकनीकें लाना था, वह बहुत ज्यादा पसंद नहीं की गई। ठीक है, अब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक तो लगा दी। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी थी कि मतलब जो जब पति की मृत्यु होती है तब उसी चिता पर पत्नी को भी अपना आग में जल करके दाह संस्कार, अपना खुद का भी अपने आप को मारना पड़ता था, उस पर प्रतिबंध लगाए। इस सती प्रथा पर रोक थी। दूसरा, जो हिंदू विधवा थी उनका पुनर्विवाह नहीं होता, चाहे कितनी भी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए, उस पर भी रोक लगाई। ठीक है, अब उसके लिए भी लोगों के अंदर, जो हिंदू संप्रदाय थे, उनके अंदर आक्रोश बढ़ता गया। भारतीय महिलाओं के लिए पश्चिमी शिक्षा को लागू किया, जिससे अंग्रेजों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप माना गया। तो बच्चों, जो महिलाएं थी, लड़कियां थी और लड़के थे, उन सभी को पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी और जो दक्षिण, ये पश्चिमी हमारे देश हैं, इनकी जो संस्कृति, उनको पढ़ाना, उनके बारे में ज्ञान देना शुरू किया गया। जिससे क्या माना गया कि इस तरीके से जो ब्रिटिश लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, हमारे समाज में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोगों का मानना था कि अंग्रेज उनके सामाजिक तंत्र को उजाड़ना चाहते हैं, इसीलिए समाज के विभिन्न वर्गों को के असंख्य लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब जो भारतीय लोग थे उनके अंदर क्या फीलिंग आ गई, उनको यह महसूस होने लगा बच्चों कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या किया बच्चों, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अब आगे देखते हैं सामाजिक कारण के बाद धार्मिक कारण देख लेते हैं। लोगों में, देश में लोग ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई प्रक्रियाओं से परेशान थे। धर्म परिवर्तन जो ब्रिटिश सरकार है वह बहुत ज्यादा करवाना चाहती थी, सबको क्रिश्चियन यानी कि ईसाई बनाना चाहती थी। धर्म परिवर्तन से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, अब उन्हें यह आशंका थी कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म को नष्ट करके सभी लोगों को ईसाई बनाना चाहती थी। अंग्रेजों ने इस मिशन के लिए कुछ क्षेत्रों में बहुत से ईसाई मिशन स्थापित किए। अब सबको बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करवाना है, उनको ईसाई बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मिशन भी स्थापित किए, जिसमें कि लोगों को गुमराह करके, उनको बहला फुसला करके, उनको भगवान का डर दिखा करके धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब अंग्रेजी सरकार ने मंदिरों व मस्जिदों पर भी कर लगा दिए, इसको धार्मिक कर कहा गया। यह भी लोगों की आशंका का कारण था। उन्हें यह डर था कि उन्हें भी उनका धर्म अपनाकर उनके नियम अनुसार चलना पड़ेगा। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जो धर्म अपना नहीं रहे थे ईसाई धर्म, उन्होंने क्या कि जो उनके धर्म थे, मंदिर थे, मस्जिद थे, उन पर उन्होंने कर लगाने शुरू कर दिए और बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने कर लगाया। उन्हें डर था कि उन्हें भी धर्म अपनाकर उनके नियम अनुसार चलना होगा। ठीक है, अब क्योंकि उनके पास कर लगा थे, तो जो कर नहीं दे पाएंगे वो धर्म तो अपने आप ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ धार्मिक कारण। आगे देखते हैं सैन्य कारण। अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय थे। जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसमें काम करने वाले बहुत सारे सोल्जर्स क्या थे, भारतीय यानी कि इंडियंस थे। आगे, अब अनेक अंग्रेजी नियम उनकी आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते थे। अंग्रेजों के बच्चों ऐसे नियम थे जो भारतीय समाज के जो सैनिक थे उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को, उनके धर्म को ठेस पहुंचाते थे। ठीक है, अधिकतर वे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बुरी तरह से सताए जाते थे। उनको वेतन समय पर नहीं मिलता था, कम वेतन मिलता था, वेतन काट लिया जाता था, ये सब चीजें भी होती थी। अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले उन्हें कम वेतन दिया जाता था, यानी कि अंग्रेजी जो सैनिक है उनको अधिक वेतन मिलेगा
और जो भारतीय सैनिक है उनको कम वेतन दिया जाएगा। उल्लेखनीय सेवा उल्लेखनीय सेवा के बाद भी उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद से ऊपर नहीं होती थी। उनको सूबेदार से ऊंचा पद कभी नहीं दिया जाता था, चाहे वो कितनी भी अच्छा काम करें। अब 1824 ईस्वी में जब सैनिकों कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से समुद्र पार जाने का आदेश मिला तो उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह उनके विद्रोह की बच्चों जो सैनिक कारण है उसकी शुरुआत थी यहाँ पर, क्योंकि उस समय समुद्र पार जाना पाप माना जाता था और ऐसा करने पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, उनको समाज से निकाल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा सिंध में कार्यरत सिपाहियों को विदेशी सेवा भत्ता अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया था। क्या था बच्चों उसके अंतर? जो पंजाब था और सिंध में जो कार्यरत सिपाही थे वो क्या था बच्चों? विदेशी सेवा, दूसरे देशों से सेवा लो, भत्ता लो, उनको अस्वीकृत करो, उन भत्तों को, सेवाओं को अस्वीकृत करो, इनके आदेश पारित किए गए। इससे क्या हुआ? इससे उनके वेतन में कटौती की गई, उनका वेतन कम कर दिया गया। सन 1844 ईस्वी में बटालियन में वेतन और भत्तों के प्रश्न पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ 1844 में। फिर आगे क्या है? अगला कारण है बच्चों चर्बी लगे कारतूसों की घटना। भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति आक्रोश एक लंबे समय से चला आ रहा था, पहले से ही गुस्सा था उनके अंदर, ठीक है। इसको भड़काने के लिए केवल एक चिंगारी ही काफी थी, चिंगारी की आवश्यकता थी। चर्बी वाले कारतूसों की घटना ने क्या किया? इसे चिंगारी दे दी। उनके अंदर पहले ही बच्चों बहुत ज्यादा विद्रोह भर गया था, लेकिन जैसे ही उनको एक चिंगारी की आवश्यकता थी तो कारतूस वाली घटना ने क्या किया? उनको चिंगारी दे दी। उसके बाद देखिए इस समय सेना में इनफील्ड नामक राइफल जारी की गई। जो इनफील्ड राइफल थी वह यहाँ लॉन्च की गई। अब इस राइफल के कारतूस चर्बी युक्त कागज से ढके होते थे, जिन्हें चलाने से पहले उसे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। इस दौरान सेना में यह खबर फैल गई कि कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है और हिंदू मुसलमान दोनों सुअर का मांस नहीं खाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यह उनके धर्म पर सीधा प्रहार है। दोनों समुदाय के लोगों ने इन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। यह घटना विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई, क्योंकि बच्चों उनमें सुअर और जो इनफील्ड इंट्रोड्यूस की गई थी, इनफील्ड राइफल में क्या था बच्चों कि उसमें एक कारतूस को चलाने से पहले, जब बंदूक को चलाने से पहले उसमें जो एक कागज लगाया जाता था उसको दांत से फाड़ना पड़ता था। और ये अफवाह आई सामने कि जो उसको कागज के अंदर उसको चिपकाने के लिए सुअर का और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक आघात था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही सुअर का मांस नहीं खाते हैं। और ये क्या बन गए? तत्कालिक कारण बन गए, चिंगारी का काम कर दिया इसने, ठीक है। अब विद्रोह का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ द रिबेलियन। अब बच्चों विद्रोह का आरंभ कैसे होता है? 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर आक्रमण करने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। किसको बच्चों? मंगल पांडे को। बैरकपुर में अपने अफसरों के खिलाफ जो उन्होंने आक्रमण कर दिया उसके आरोप में 29 मार्च 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि जो नए कारतूस आए हैं हम अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग है, ठीक है। अब सिपाहियों का मानना था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का आदेश न मानने के आरोप में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह 9 मई 1857 की घटना है। मतलब जिन्होंने यह नहीं मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, ये कारतूस या राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? उसमें अफसरों का आदेश ना मानने के आरोप में 10-10 साल की कैद कर दी, जेल की सजा सुनाई गई। यह 9 मई 1857 की घटना है, 9 मई की बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखाई। अब भारत में मेरठ में जो तैनात जो दूसरे सिपाही थे उन्होंने बहुत जल्दी क्विक एक्शन दिखाया, तुरंत अपनी प्रक्रिया दिखाई और
10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर हमला कर वहां बंद सिपाहियों को मुक्त करा दिया, आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। उन्होंने उनकी बंदूकें और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने पर तत्पर थे। ये इतना भयंकर, इतना रुद्र जो विद्रोह था बच्चों, कि उन्होंने इतना रोष उसके अंदर आ गया लोगों के अंदर सारे, कि उन्होंने अंग्रेजी जेल पर ही आक्रमण कर दिया, अपने सिपाहियों को आजाद करवाया और उन्होंने अंग्रेजी जो संपत्तियां थी उनको आग लगा दी। ठीक है, और उनकी जो हथियार वगैरह थे उनको भी जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब एक तरीके से उन्होंने पूरी खुला युद्ध की घोषणा कर दी थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ। आइए यहाँ देखते हैं, यह एक चित्र है मंगल पांडे की स्मृति में जारी टिकट। ये एक चित्र बच्चों किसका है? मंगल पांडे का है और उनके याद में बच्चों यह चित्र जारी किया गया है। ठीक है, डाक टिकट है जो कि, ठीक है, ये मंगल पांडे की उस पर तस्वीर है। तो बच्चों आगे समस्या यह थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन संभालेगा। जब अंग्रेज चले जाएंगे शासन छोड़ करके, तो भारत का शासन कौन संभालेगा, क्या संभालेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है बच्चों, जिसमें सिपाहियों ने इसका भी हल ढूंढ लिया था। उन्होंने सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपने की मांग की। अब ये कहा सैनिकों ने कि हमारा शासन कौन चलाएंगे? बहादुर शाह जफर चलाएंगे। रात को मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। उनके आने की खबर मिलते ही दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी विद्रोह कर दिया। जब वह मेरठ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जो टुकड़ियां थी उन्होंने भी क्या कर दिया? अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद अपने नियंत्रण में ले लिया और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास एकत्रित हो गए। अब जब उन्होंने गोला बारूद अपने नियंत्रण में ले लिया, अंग्रेजों से हथियार कब जब्त कर लिए और इमारतों को आग के हवाले कर किया गया बच्चों, ये सब करने के बाद लाल किले की दीवारों के आसपास वह इकट्ठे हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी शक्ति के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं थे, परंतु वे भी पीछे नहीं हटे। अंततः वह महल में जबरन घुस गए। तब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया। बच्चों पहले तो बहादुर शाह जफर ने मना किया, क्योंकि वह इतने ताकतवर नहीं थे, वो बूढ़े हो चुके थे और वो उनके पास क्योंकि वो खुद भी एक पेंशन पर जी रहे थे, अंग्रेजी शासन की जो पेंशन आती थी उसी पर वह जी रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वह मना किया। लेकिन फिर भी जब उनको इंसिस्ट किया गया, तो सैनिक थे, उन्होंने उनकी विनती की, तब क्या हुआ? वह भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी हामी भर दी और सेना का नेतृत्व करने की उन्होंने क्या कर दिया? हामी भर दी, राजी हो गए वो। अब बहादुर शाह जफर को फिर क्या किया गया बच्चों? अपना नेता घोषित कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह बहादुर शाह जफर का क्या है? चित्र है, जो कि मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक माने जाते हैं। बादशाह सिपाहियों की इस मांग को मानने के लिए विवश थे, उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने देश के सभी मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर मुकाबला करने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ का आह्वान किया। ठीक है, बहादुर शाह के इस कदम के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। अब जो बहादुर जफर ने क्या किया, जो बाकी अन्य क्षेत्रीय या अन्य राज्य थे, जो शासक थे, उनको पत्र लिख करके उनसे अनुरोध किया कि वह आए और आकर के युद्ध में भाग ले, और इसके क्या हुए बच्चों? इसके परिणाम भी सकारात्मक निकले थे। ठीक है, अब अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व देश के एक बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अब अंग्रेजों के भारत आने से पहले ही देश के बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का शासन था। मुख्य केंद्र पर सत्ता तो मुगल साम्राज्य की ही थी। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े शासक के नाम पर ही अपने क्षेत्रों में शासन चलाते थे, और बहुत सारे शासक ऐसे थे जो बादशाह सलामत के नाम पर अपने क्षेत्र का शासन चलाते थे। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन के विस्तार से बहुत से शासक भयभीत थे। उनका मानना था कि यदि मुगल बादशाह फिर से शासन स्थापित कर ले तो
मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने क्षेत्र का शासन बिना किसी चिंता के चलाने लगेंगे। तो बच्चों क्या था, कुछ लोग इस लालच में बादशाह का साथ दिए, क्योंकि बादशाह के शासन काल में उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, वह स्वतंत्रता से अपने शासन चलाते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम बादशाह सलामत को मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, जब वो स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा, हम अपने राज्य में फिर से स्वतंत्रता बहाली कर पाएंगे और बिना किसी रोक टोक के अपना शासन चला पाएंगे। अंग्रेजों ने इन घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी। उनका विचार था कि कारतूसों के मसले पर उत्पन्न हुई हलचल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। परंतु जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात परिवर्तित हो गई। लोगों को कोई रास्ता नजर आने पर अक्सर उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे वे आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। अब अंग्रेजों ने इन घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी उनसे। उनको लग रहा था कि तो हम हमारा जो विद्रोह, हमारा जो शासन है, हमारे जो नियम कानून है, हमारा जो रख रखाव है, हमारी नीतियां हैं, उनको ही फॉलो करेंगे। ये पिछड़े हुए कमजोर भारतीय हैं, ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन जब विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। अब कारतूसों के उनका उनका विचार था कि कारतूसों के मसले पर उत्पन्न हुई हलचल कुछ समय बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी, फिर लोग फिर से ऐसे शासन करने लगेंगे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया तो क्या हुआ बच्चों, रातों रात जो कंडीशन थी, स्थिति थी, वो दशा बदल गई और एक विद्रोह के रूप में बन गया। लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग को जब जब बच्चों को रास्ता नजर नहीं आता है तो एक ही रास्ता बचता है अपने विद्रोह का, तो उन्होंने उसी रास्ते को अपना लिया। ठीक है, आगे बढ़ने की उनको इससे हिम्मत मिली और उम्मीद और आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब विद्रोह का विस्तार, तो एक्सपेंशन ऑफ द रिबेलियन। तो बच्चों दिल्ली पर अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ने पर करीब एक सप्ताह तक कहीं कोई बगावत नहीं हुई। जब दिल्ली पर अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ गई और एक सप्ताह पर क्या हुआ बच्चों, कोई बगावत नहीं हुई। लेकिन स्पष्ट है समाचार फैलने में भी थोड़ा समय लगना ही था। उस टाइम पर बच्चों इतनी ज्यादा तकनीकें नहीं थी, इतने टेलीफोन से थे, इंटरनेट नहीं था, तो इतनी जल्दी स्प्रेड होने में खबर को भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तो परंतु फिर भी बगावतों का सिलसिला ही आरंभ हो गया। समय तो लगना ही था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके बाद बगावतों का सिलसिला जो है शुरू हो गया। एक एक करके प्रत्येक रेजिमेंट में सिपाहियों ने बगावत कर दी तथा वे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे प्रमुख बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने चल पड़े। अब उन्होंने विद्रोह किया, अब वो बगावत तो कर दी और उसके साथ वो दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़ी बड़ी जो शहर हैं उन बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने चल पड़े। खुद के क्षेत्र में विद्रोह किया और दूसरे क्षेत्रों की ओर चल पड़े उनका सहयोग करने के लिए। उन्हें देखकर कस्बे और गांव के लोगों ने भी विद्रोह का मार्ग अपना लिया। वे स्थानीय नेताओं, मुखियाओं और जमींदारों के पीछे संगठित होते गए, उनको अपना नेतृत्व करने के लिए नेता बनाते गए और पूरे सभी लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने तथा अंग्रेजों को डटकर सामना करने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के निकट रहते थे। उन्होंने सेना को एकत्र किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से भगा दिया। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को बादशाह बहादुर शाह जफर के अंतर्गत गवर्नर होने का ऐलान किया। बिरजिस केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, जो कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, अपना उग्र रूप धारण करता गया, अब अंग्रेजों का डटकर सामना करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब थे, वो कानपुर के निकट रहते थे, उन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया और स्वयं को क्या कर दिया बच्चों, खुद को उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर का उनके अंतर्गत खुद को गवर्नर होने का ऐलान कर दिया। ठीक है, और खुद को क्या कर दिया बच्चों, बिरजिस कंद्र जो कि बिरजिस कंद्र को नवाब घोषित कर दिया गया। और बिरजिस कंद्र कौन था बच्चों, लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह का क्या था, पुत्र था, जिसको क्या कर दिया गया बच्चों, नवाब घोषित कर दिया गया। इस तरीके से जो विद्रोह था वो और ज्यादा बड़ा बड़ा होता ही गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है नाना साहेब का चित्र, जो क्या है बच्चों, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र है, गोद लिए हुए बेटे थे।
आगे यहाँ पर देख सकते हैं कैसे विद्रोह फैलने के साथ साथ छावनियों में अंग्रेज अफसरों की हत्या की जाने लगी। अब अंग्रेज अफसरों को मार के गिरा जाने लगा, हर जगह से उन पे गोलियां दागी जाने लगी, उन पर हथियारों से हमला किया जाने लगा और उनको मार भगाया गया। ठीक है, आगे देखिए, बिजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह स्वीकार कर लिया। बिजिस कद्र ने, उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहन देने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी मां थी कौन बच्चों? बेगम हजरत महल, क्योंकि बिजिस कद्र इतने ज्यादा युवा नहीं थे। ठीक है, तो उनकी मां ने क्या किया बच्चों? बेगम हजरत महल ने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को क्या कर दिया बच्चों? प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। ठीक है, उन्होंने इमराना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने, जो राजगढ़ की रानी थी उनका नाम क्या था? अवंतीबाई लोधी, 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उस फौज का क्या किया बच्चों? उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने भी उसका विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह में खुद भी शामिल हो गई रानी अवंतीबाई। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज काफी कम संख्या में थे, बहुत से मोर्चे पर उनकी जबरदस्त पराजय हुई। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गहन क्षति पहुंचाई अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश शासन को। ठीक है, अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। विशेष रूप से बच्चों अवध के क्षेत्र में चौतरफा विद्रोह की स्थिति थी। अवध में बच्चों चार तरफ विद्रोह की स्थिति थी। खास तौर से 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजकर अंग्रेजों के डर को व्यक्त किया था कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अब क्या लेटर लिखा गया? 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने जो कमांडर इन चीफ थे उनको टेलीग्राम भेजकर ये बताया कि सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे विरोध होकर के हमारी लड़ाई कर रहे हैं, हमारे जो अंग्रेजी सैनिक हैं बहुत ज्यादा थक गए हैं और हार रहे हैं और कमजोर हो गए हैं। ठीक है, ऐसा लेटर लिख करके इन्फॉर्म किया गया बच्चों इंग्लैंड के अंदर बैठे कमांडर इन चीफ थे उनको टेलीग्राम भेज करके। ठीक है, इस दौरान काफी सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। कौन कौन थे बच्चों? उदाहरण के तौर पर फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किसने बच्चों बोला ऐसा? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है, उन्हें समझ आ गया था कि जनता क्या चाहती है, वो समझ रहे थे जनता को क्या चाहिए। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या एकत्रित कर दी। उन्होंने क्या किया बच्चों? अहमदुल्ला शाह ने एक समर्थकों की बहुत भारी संख्या में जो सेना थी उसको तैयार कर लिया गया। ठीक है, अब अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कहां पहुंचे बच्चों? जाकर के लखनऊ में अपना समर्थन देने लगे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। किसने बच्चों? बरेली के जो नवाब थे बख्त खान ने लड़ाकों यानी कि अपने सैनिकों की एक फौज तैयार की और दिल्ली की तरफ चल पड़े। वह इस विद्रोह में एक मुख्य व्यक्ति सिद्ध हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी क्या किया? ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। क्या किया बच्चों? उन्होंने बिहार के एक पुराने जमींदार जो कि कुंवर सिंह थे, ठीक है, उन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक क्या किया बच्चों? अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ पुरजोर विरोध किया, सैन्य विद्रोह किया। सभी क्षेत्रों के नेता और लड़ाके इस लड़ाई में भाग ले रहे थे। पूरे देश के जो स्थानीय नेता थे, जो स्थानीय शासक थे, आम जनता थी, सब ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये चित्र है वीर कुंवर सिंह का। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला भाग है विद्रोह का दमन। किस प्रकार विद्रोह का उन लोगों ने ब्रूटली दमन किया? तो सप्रेशन ऑफ रिबेलियन। तो बच्चों क्या था?
भारी विद्रोह और दिल्ली के हाथ से जाने के बाद भी अंग्रेजों ने साहस नहीं छोड़ा। बहुत ज्यादा विद्रोह मिला उनको, दिल्ली भी हाथ से चली गई, लेकिन फिर भी उनका साहस कम नहीं हुआ। अंग्रेजों ने पूरी शक्ति से विद्रोह का दमन करने की सोच बना ली। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी विद्रोह को दमन करने के लिए। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से सेना मंगवाई और विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून में परिवर्तन किए। अब उन्होंने इंग्लैंड से सेना मंगवाई, अपने अपने कानूनों में परिवर्तन किए ताकि कठोर से कठोर सजा विद्रोहियों को दी जा सके। अब कोलिन कंपबेल और सर हेनरी हवेलोक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अपने खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त कर लिया। अब किसके नेतृत्व में बच्चों? जो कोलिन कंपबेल थे और सर हेनरी हवेलोक थे, उनके नेतृत्व में क्या किया गया बच्चों? फिर से जो उन्होंने राज्य खोए थे अंग्रेजी सेना ने, उनको फिर से आधिपत्य अपना स्थापित वहां पर कर लिया। ठीक है। अब 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद अंतिम मुगल शासक था बच्चों बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर बर्मा में, जो कि अब कहाँ है बच्चों? म्यांमार में है, रंगून भेज दिया गया उन पर और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान युद्ध में मारे गए। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए और तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। अब जैसी सेना थोड़ी सी मजबूत हुई, इंग्लैंड से सेना आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकत मिली, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया, दोबारा हासिल किया और बहादुर शाह जफर को क्या किया गया बच्चों? म्यांमार भेज दिया, जो कि बर्मा रंगून भेज दिया गया। ठीक है। जो कि आज के दौर पर म्यांमार है। ठीक है। उस टाइम पर बर्मा था। अब बच्चों वहां पर उनको कैद किया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इस तरीके से जो मुगल साम्राज्य था उसका पूरा पूरा पतन हो गया। जो बख्त खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, खान बहादुर खान थे, युद्ध में उनकी वो वीर गति प्राप्त हुई, मारे गए वो। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। ठीक है। और तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई। अब विद्रोह की असफलता के कारण, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, क्योंकि किस तरीके से वो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध एक महान विद्रोह था। अब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था भारत में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध एक क्या था? महान विद्रोह था। बहुत बहुत ज्यादा धाकड़, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस पे बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिर भी यह शक्तिशाली व संगठित अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लंबे समय तक नहीं चल सका। लेकिन इनकी संख्या, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन क्या हुआ? फिर भी वह अंग्रेजी सेना से नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि अंग्रेजी सेना ने 1 वर्ष से भी कम समय में इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे और 1 साल से भी कम समय में जो अंग्रेज सेना आई थी बच्चों, उन सब ने मिलकर के जो भारतीय विद्रोह था 1857 का, उसका अंत कर दिया, उसको दमन कर दिया, शांत कर दिया पूरा विद्रोह 1 साल के अंदर अंदर। तो उनके असफलता के कारण कौन कौन से हैं बच्चों? तो बच्चों विद्रोह के पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। जो विद्रोह था पूरे देश में एक साथ नहीं फैला, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर फैला। देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग इस विद्रोह से अप्रभावित रहे। दक्षिण और पश्चिम इससे प्रभावित ही नहीं थे। अनेक भारतीय शासकों ने विद्रोहियों की मदद नहीं की और कुछ शासकों ने विद्रोह के विरुद्ध क्या किया? अंग्रेजों की मदद की। विरोध के विरुद्ध क्या किया बच्चों? अंग्रेजों की हेल्प करनी शुरू की, यानी कि यहाँ पर अपने ही भारतीयों से गद्दारी की और भारतीयों से गद्दारी करके ब्रिटिशर्स की मदद की, जिससे क्या हुआ? हमारी जो सेना थी, भारतीय जो विद्रोही थे, वो कमजोर हो गए। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। किन्होंने साथ दिया बच्चों अंग्रेजों का? जो ग्वालियर के सिंधिया थे, सिंधिया लोगों ने, जो सिंधिया राजवंश था, उन्होंने अंग्रेजों का शासन दिया। हैदराबाद के निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे क्या हुआ? विद्रोह में बहुत कमजोरी आई। विद्रोह असंगठित था, उनका कोई एक लीडर नहीं था जो पूरे जो विद्रोह था उसको संगठित कर सके। विद्रोहियों की योजना की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें राज्य पर कब्जा करने के बाद क्या करना चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं था कि राज्य पर कब्जा कर लिया, अब उससे क्या करना है, उसको कैसे चलाना, कैसे, उसको कुछ भी पता नहीं था विद्रोहियों को। ठीक है। केवल और केवल अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, सिर्फ इतना जानते थे वे। संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था।
संपूर्ण देश के बहुत से भागों में विद्रोह का नेतृत्व नेताओं ने स्वयं अपने दिमाग से किया था। अब बहुत से देश के जो भागों में क्या था बच्चों, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेताओं ने स्वयं अपने दिमाग से, अपने आप से जन किया था। कोई कोरिलेशन नहीं था, कोई सह संबंध नहीं था, आपस में कोई ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया था, जिससे क्या हुआ बच्चों, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए पूरे जोश से लड़े। इस आंदोलन में उनको सही राह दिखाने वाला कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। केवल और केवल वो अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे और पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए कोई एक नेता नहीं था जो पूरे राष्ट्र के ओवरऑल कंट्री के ऊपर जो एक नेता नेतृत्व प्रदान कर सके, उनको राह दिखा सके, ऐसे नेता की उनको अभाव था। ठीक है, शक्तिशाली, संगठित व आधुनिक हथियारों से युक्त अंग्रेजी सेना के सामने विद्रोहियों के पास हथियारों की कमी थी। अब जैसे हथियार, जिस मात्रा में, जिस क्वालिटी के हथियार अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के पास थे, वैसे हथियार भारतीयों के पास नहीं थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है विद्रोह के बाद। आफ्टर द रिवॉल्ट 1859 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार और उनकी सेना विद्रोह को दबाने और कुचलने में लगी रही। अब तक भी वो चाहती थी कि विद्रोह कुचल दिया जाए। अंत में उनका प्रयास सफल हुआ और भारत पुनः उनके नियंत्रण में आ गया। फिर से बच्चों क्या, उनका दमन के साथ बच्चों क्या हुआ, फिर से वो उनके भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में आ गए। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन अस्थायी बनाने के लिए अग्रलिखित परिवर्तन किए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के अंदर अपना शासन हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए क्या किया, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए। ठीक है, उन कानूनों के पास कुछ, और कानूनों में कुछ कुछ बदलाव भी किया। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गए, उसके अधिकार खत्म हो गए। अब डायरेक्ट कमान किसके हाथ चली गई बच्चों, ये डायरेक्ट कमान थी जो वह चली गई बच्चों किसके हाथ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इंग्लैंड की क्वीन के हाथ पे चली गई। अब भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए इंडिया काउंसिल के रूप में एक परिषद का गठन किया गया। जो भारत के मंत्री है उनको परामर्श देने के लिए क्या किया गया, इंडिया काउंसिल स्थापना की गई, एक परिषद की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया जो इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन है और योजनाएं हैं, नियम कानून है, वो डायरेक्ट किसके द्वारा बच्चों, जो राजा रानी है इंग्लैंड के, उनके द्वारा संचालित किया जाएगा भारत का शासन। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ऐसा इंग्लैंड की जो क्वीन थी राजा रानी, उन्होंने ऐसा क्या किया बच्चों, कमेंट किया। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई कि तुम अपनी रियासत है, अपना राजपाट है, अपना क्षेत्र का अपने राज्य का जो शासन है, राजगद्दी है, वह अपने दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को भी दे सकते हो। वह शासन आपका गोद लिया हुआ पुत्र भी चला सकता है। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे और उनको, लेकिन उसके बदले में यह कहा गया कि आपको आपके राज्य को स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन आपका हेड कौन होगा, आपका हेड कौन होगा, डायरेक्ट जो इंग्लैंड की क्वीन है वह क्या करेगी, अब उनको आपको अपना अधिपति स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। शासन तो चलाएंगे लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। आगे सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाए। अब क्या हुआ, जो सेना में जो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया और जो यूरोपीय सिपाही थे उनका अनुपात बढ़ाया गया ताकि कभी भी अगर विद्रोह होता है तो उसको दमन, उसको कंट्रोल में किया जाए। अगर सिपाही ही विद्रोह कर देंगे तो कंट्रोल में कौन लाएगा, इसीलिए यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। अब जो अवध था, बिहार था, भारत, मध्य भारत, इन सभी मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय क्या किया गया बच्चों, गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही ज्यादातर भर्ती किए जाने लगे। उसके बाद
मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। बहुत ज्यादा पैमाने पर उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। संदेह के भाव से, शत्रुता के भाव से उन्हें देखने लगे लोग। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि वह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। अब अंग्रेजों को क्या लगने लगा था कि जो विद्रोह है वह उन्होंने स्वयं ही खड़ा कर दिया है। ठीक है, अंग्रेजों ने निर्णय किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने क्या कमिटमेंट करी? अंग्रेजों ने कहा और निर्णय किया कि वो भारत के लोगों के धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक रीति रिवाजों को भी क्या करेंगे? उनका सम्मान करेंगे। अब आगे क्या क्या परिणाम हुआ? अन्य परिणाम, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 से पहले कुछ अलग चरण था भारत का, और उसके बाद 1857 के बाद एक नया चरण शुरू हुआ, जिसमें कि बच्चों भारतीयों की भावनाओं का भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक शासिकाओं ने ध्यान रखा। ठीक है, आइए दोहराते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अवध की रियासत अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने वाली अंतिम रियासतों में से थी। जो अवध की रियासत थी, जो आखिरी की जो रियासतें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जा रही थी, उनमें से एक थी वो। ठीक है, अवध रियासत। अब 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों का भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था को भंग करना था। जो भारतीय विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जो भारत की जो लोगों की जो अर्थव्यवस्था, उनकी भावनाएं हैं, उनके धर्म है, उनको भ्रष्ट किया जाने लगा। ठीक है, उनको भंग किया जाने लगा, इसीलिए क्या हुआ बच्चों? विद्रोह हुआ। भारतीय रूढ़िवादी समाज अंग्रेजों द्वारा परिचित कराए गए विभिन्न समाज सुधारों को पसंद नहीं करता था। ठीक है, और जो भारतीय रूढ़िवादी समाज, जो पुरानी विचारधारा वाला समाज था, वह विभिन्न समाज सुधारकों के किए जाने वाले कार्यों को नहीं अच्छा समझता था। अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा भाग क्या था? भारतीय था जब विद्रोह हुआ 1857 का बच्चों। ठीक है, दिल्ली पर अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ने पर करीब एक सप्ताह तक कोई बगावत नहीं हुई। जब एक सप्ताह तक दिल्ली कंट्रोल में नहीं थी किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन तब भी उस किसी अन्य क्षेत्र पर, किसी अन्य जगहों पर क्या कोई अन्य विद्रोह नहीं देखा गया, क्योंकि शायद बच्चों वहां पर सूचना का अभाव था, बाकी क्षेत्रों में सूचना ही देर से पहुंची थी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।